हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्राइस टू बुक की और अब हम बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग्स की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है प्राइस टू अर्निंग्स का। तो इसका मतलब होता है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय द नेट प्रॉफिट। यानी कि जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट से तो उसको हम बोलते हैं पी रेशियो। और अगर हम इसको पर शेयर के बारे में बात करें तो सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर अपॉन में ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। तो ये एक ही बात है, आप चाहे इसको ऐसे बता दें या इसको आप सीएमपी अपॉन ईपीएस करके बता दें। तो अब हम बात करते हैं कि ये कौन से सेक्टर्स में एप्लीकेबल है, किस सेक्टर में हमको पीई रेशियो देखना चाहिए और किस सेक्टर में इतनी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को छोड़ के बाकी सब सेक्टर्स में आप पीई रेशियो को देख सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में भी उन बैंक्स में देखना चाहिए, उन एनबीएफसीज में देखना चाहिए जिनकी आरओई ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब 8-10%, 12% का जिनमें आरओई है उनमें आपको प्राइस टू बुक देखना चाहिए। लेकिन जो 20% से ऊपर आरओई कर रहे हैं उसमें तो आपको पीई रेशियो ही देखना चाहिए, दैट इज द करेक्ट इंडिकेटर। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, एक्सेप्ट poorly performing banks and NBFCs, PE ratio is applicable in all the other sectors। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और पुअरली परफॉर्मिंग से मैंने आपको बता भी दिया, जिनका आरओई 8-10% के आसपास है उनमें हमको जिन बैंक्स में और एनबीएफसीज में उनमें हमको पीबी रेशियो देखना चाहिए यानी प्राइस टू बुक, बाकियों में हमको पीई रेशियो देखना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि कंपनी का साइज क्या है, उससे पीई रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर कंपनी मार्केट कैप जो है वो छोटी है, स्मॉल कैप है या अभी मिड कैप बनने वाली है, तो उसमें अगर आप ऊंचे पीई पर लेंगे तो उसमें कोई बुराई ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है स्मॉल कैप कंपनी में। जैसे मान लो कि अगर कंपनी ने एक साल में 100 रुपीज का प्रॉफिट किया मान लेते हैं, तो अगले साल अगर उसका प्रॉफिट डबल हो जाता है तो आपका पीई रेशियो आधा हो जाएगा, कंसिडरिंग कि अगर मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस है, वो बढ़ता नहीं है। यानी कि जैसे मान लो कि मार्केट प्राइस है 200 रुपए और जो प्रॉफिट किया उसने वो 100 रुपए किया, तो पीई आ गया 200/100 यानी 2 का। अगले साल अगर उसने प्रॉफिट बढ़ा लिया यानी 100 का 200 हो गया प्रॉफिट, और जो आपका करंट प्राइस है वो भी 200 रहा, तो 200/200 पीई हो गया 1। तो जो कंपनी आपको उस वक्त महंगी लग रही थी, पीई रेशियो 2 लग रहा था, अगले साल उसका पीई रेशियो 1 हो गया। तो ये जनरली स्मॉल कंपनीज में ही हो पाता है, बाकी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं और बड़ी जो मिड कैप कंपनीज अब लार्ज कैप बनने वाली हैं उनमें इतना ग्रोथ का पोटेंशियल होता नहीं है, इसलिए उनमें आपको पीई रेशियो कम लेना है। और स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप पीई रेशियो ऊंचा भी लेते हैं तो अगर प्रिडिक्टेबल उसकी अर्निंग्स हैं तो आप 2 साल 3 साल के बाद आप देखेंगे कि आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया है। बाय द वे, हम कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ना कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं और ये जो चैनल है सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए है। अगर आपने कोई भी शेयर लेना है, स्टॉक लेना है या बेचना है, वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से लेना बेचना है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, तो कंपनी साइज में हम मेंशन कर देते हैं फॉर स्मॉल कैप्स हाई पीई is not bothersome. For large caps and mid caps with the potential to become large caps, generally starting with purchasing the stock at low PE is favorable। ठीक है, ये बात हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं कि सेल्स ग्रोथ के साथ पीई का क्या रिलेशन है।
तो अगर सेल्स ग्रोथ किसी भी कंपनी की 10% है तो कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि 10% करने वाली कंपनी बहुत है, तो कोई भी उस कंपनी के शेयर्स लेना क्यों चाहेगा। 15% भी काफी मिल जाती हैं, लेकिन जैसे 20% कोई ग्रो कर रही है, 25% ग्रो कर रही है, तो ये सिलेक्ट है, बहुत कम कंपनीज हैं जो इस लेवल पे ग्रो कर रही है, और 30% से ऊपर तो फिर बहुत ही रेयरिटी है कि कोई कंपनी ग्रो करे। तो जितना ऊंचा सेल्स ग्रोथ उतना ही ऊंचा आपको पीई मिलेगा। तो जैसे अगर 20% ग्रो करने वाली कंपनी है तो उसका मतलब 1.2 1.3 टाइम्स, तो जैसे 20% की ग्रोथ है तो 1.3 यानी कि आपका हो गया 26 का पीई। ठीक है, वैल्यूएशन जो है वो 26 के पीई पर ठीक रहेगी, 25 से 26 के बीच में। और अगर कोई 30% पे ग्रो कर रही है कंपनी, जो कि रेयरिटी है, तो उसका तो 30 की जगह मतलब 60 के पीई पे भी चली जाती है ऐसी कंपनियां। तो डबल का पीई भी चले जाता है, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है वैसे ही उनका पीई का जो एक्सपेंशन होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो 35% पे देखेंगे तो 70 75 80% पीई पे चली जाती हैं कंपनीज। तो अगर इसमें हम नोट्स बनाएं तो सेल्स ग्रोथ अगर ऊंची होंगी, सेल्स ग्रोथ हाई, पीई विल बी सिग्निफिकेंटली हायर, क्योंकि सब लोग लेने आ जाएंगे, सबको अच्छी कंपनी चाहिए, सबको हाई ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए। तो इसलिए जो पीई है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, री रेटिंग हो जाती है उसकी। अब हम देख लेते हैं कि आरओई से क्या रिलेशन है। तो आरओई जैसा आप जानते ही हैं कि कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है अपॉन द शेयर होल्डर्स फंड। नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि बुक वैल्यू, नॉट ओनली शेयर होल्डर्स फंड बट जो रिजर्व भी इकट्ठे कर लिए हैं उसने, तो उसको हम बुक वैल्यू बोलेंगे। तो अगर हाई आरओई की कंपनी, मतलब वो अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर रही है, तो उस कंपनी को, ऐसी कंपनीज को अच्छा पीई मिलता है। हाई आरओई मतलब 20-22% से ऊपर का आरओई है तो एक अच्छा पीई रहेगा। फॉर कंपनीज विद हाई आरओई, लगभग 20% से ज्यादा, लगभग 20% और हायर, पीई विल, यहाँ पे हम इसको बड़ा कर देते हैं, कैपिटलाइज, पीई विल बी हायर एज वेल। और जो कंपनीज इतना आरओई नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें दिखा रहा है कि एफिशिएंसी में कुछ दिक्कत है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही, शेयर होल्डर फंड को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही, तो आगे चल के उसकी ग्रोथ आएगी कि नहीं, तो उसके बेसिस पे हम जनरली देखते हैं कि उनको इतना पीई ऊंचा नहीं मिलता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड के साथ बहुत इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि मान लो अगर एक कंपनी है जो कि जिसका प्राइस अभी करंट मार्केट प्राइस, स्टॉक का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, और उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5% है, तो आपको हर साल 5 रुपीज वो डिविडेंड देती रहेगी। अगर वो कंपनी आगे चल के प्रॉफिट्स दिखा रही है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर उसके प्रॉफिट्स कम हो गए तो स्टॉक प्राइस को गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस गिर जाएगा और मान लो कि 100 का प्राइस था वो गिर के 50 रह गया, तो जो डिविडेंड यील्ड था वो 5% से बढ़ के 10% हो जाएगा, क्योंकि 5 जो डिविडेंड था अपॉन जो करंट प्राइस है, 5/50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको दिखेगा कि ये डिविडेंड यील्ड जो है वो 10% हो गया। तो सबको ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें डिविडेंड 10% आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वो एफडी को भी बीट कर रहा है और आपको साथ में कैपिटल गेन्स भी हो सकते हैं अगर आपका स्टॉक प्राइस अच्छा चलेगा, आज नहीं तो कल। तो डिविडेंड यील्ड के साथ बहुत ही इस पीई रेशियो का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ये हो गया विथ हाई डिविडेंड यील्ड पेइंग स्टॉक, PE ratio will generally be higher and will sustain itself in downturns। यानी कि अगर कंपनी की हेल्थ खराब भी होती है लेकिन उसका पीई रेशियो, यानी कि उसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो वो अपने पीई रेशियो को होल्ड करेगा। टाइम वाइज करेक्शन हो जाएगी, आपका स्टॉक प्राइस आप देखेंगे कि साइडवेज चलना शुरू कर देगा लेकिन गिरेगा नहीं ज्यादा। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया आपका जो कंपनी कैश जनरेट कर रही है। तो अगर कंपनी पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, नेट कैश फ्लो नहीं, ऑपरेशंस यानी कि जो काम से कैश जनरेट हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव है
तो ऐसी कंपनी भी ऊंचा पीई डिमांड करती है, ऐसी कंपनीज को ऊंचा पीई मिलता है, क्योंकि यही है एक एक्चुअल पैरामीटर। जो हम नेट प्रॉफिट देखते हैं वो तो एक सिर्फ एक एंट्री होती है। मेन ये है कि जो कंपनी ने दिखाई कि भाई ये सब हमारे चीजें नेट प्रॉफिट को ऐड में ऐड कर रही हैं, अगर वो कैश आया ही नहीं, अगर आपको पेमेंट आई ही नहीं, तो फिर वो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आपका ऊंचा नहीं हो पाएगा। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो एक सही मेट्रिक है देखने का कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। तो अगर कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है तो ऐसी कंपनीज को पीई रेशियो ऊंचा मिलता है। तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कमांड हायर पीई। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट सीजन्ड है, बहुत उसके अच्छे एंड एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स हैं, तो उसमें अच्छी पी मिलता है। अगर कंपनी जो है वो निफ्टी का पार्ट है तो उसको ऊंचा पी मिलता है, क्योंकि निफ्टी में जनरली जो एफआईआईज हैं और जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो डील करते हैं, क्योंकि उनको एंट्री और एग्जिट की चिंता रहती है। तो लिक्विडिटी हायर हायर रहती है निफ्टी के स्टॉक्स में, तो वो उन स्टॉक्स को ऊंचा पीई मिलता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो हमने आज देखे, जिसपे पीई रेशियो चलता है, टिकता है, बढ़ता है, घटता है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगली वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ कंपनीज को एनालाइज करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे और इसको डिस्कस किया, तो क्या कंपनीज ने एक्चुअली में वैसा परफॉर्म किया। ठीक है, चलो, थैंक यू।